नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 12 में, जिसका विषय है आत्मकथा व अन्य गद्य विधाएं। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। सिलेबस में देखेंगे तो हो सकता है दिखाई भी न दे, परंतु 2 से 3 प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। इसके लिए हम अगर 100 प्रश्नों में अपनी बात को समाप्त कर लें तो शायद बेहतर होगा। टॉपिक के अनुसार ही प्रश्नों का डिजाइन किया गया है। जो प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं उन्हें ही रखा गया है। कुछ अति संभावित प्रश्न रखे गए हैं और उम्मीद है आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। और टीजीटी पीजीटी का सिलेबस लगभग समाप्ति के कगार पे है। 3 से 4 टॉपिक और बचे हुए हैं, जिनके 100-200 करके आपको 6-7 टेस्टों में सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं। अगर प्लेलिस्ट में ढूंढने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं पहला प्रश्न। जो साथी नए हैं वीडियो को देखें, समझें। अगर आपको लगे तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और पूरी तरह से निःशुल्क है। बेहतरीन मटेरियल है। साथ में 300 से अधिक कवियों पर चर्चा होनी है, जिसमें से अभी तक 3 से 4 कवियों पर चर्चा हो चुकी है। धीरे धीरे अभी जैसे ही आपका ये टेस्ट ख़त्म होगा, पर डे 5 से 7 कवियों पर चर्चा शुरू हो जाएगी, और जिसके माध्यम से बहुत जल्दी हम इनको पूरा कर लेंगे, जो कि आपके एलटी ग्रेड मेंस के लिए चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे जैसा हो, पेपर आपको लिखने में आसानी होगी। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कथन है, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। देखने में समस्या आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, बढ़िया दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़ कुंदकली के समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। 19वीं सदी के अंत में सद्यः प्रकाशित मासिक पत्रिका सरस्वती की गरिमा मिश्रित नीरसता की आलोचना करने वाला उपर्युक्त कथन किस लेखक का हो सकता है? राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई। कथन क्या है? सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली के समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। 19वीं सदी के अंत में सद्यः प्रकाशित मासिक पत्रिका सरस्वती की गंभीरता मिश्रित नीरसता की आलोचना करने वाला उपर्युक्त कथन किस लेखक का हो सकता है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है ये कथन। सी ऑप्शन सही है। साथ में लेके चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट वैसे तो निबंधकार और नाटककार ही थे। बालकृष्ण भट्ट वैसे तो निबंधकार और नाटककार ही थे, किंतु उन्होंने 2 छोटे छोटे उपन्यास भी लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट वैसे तो निबंधकार और नाटककार ही थे, किंतु उन्होंने 2 छोटे छोटे उपन्यास भी लिखे हैं। निम्नलिखित कृतियों में से उनका एक उपन्यास कौन सा है? वेणुसंहार। ये वेणुसंहार है। नूतन ब्रह्मचारी, कालिराज की सभा, शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। वेणुसंहार, कालिराज की सभा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी है। 7वां प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास किस रूप में चर्चित रहे हैं? लाला श्रीनिवास दास किस रूप में चर्चित रहे हैं? प्रथम उपन्यासकार के रूप में चर्चित रहे हैं। बी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु मंडल का वह मनमौजी निबंधकार कौन सा है? भारतेंदु मंडल का वह मनमौजी निबंधकार कौन सा है जो मन में तरंगे उठते ही किसी भी विषय को
उठा लेता था और बंध नियमों की परवाह न कर स्वच्छंद रूप से लिखने लगता था। जब किसी भी विषय की बात आ जाए तो केवल एक ही नाम आता है, प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने शरीर के लगभग आधे अंगों पर इन्होंने बात, मूंछ, पेट, हाथ, पैर सभी पर निबंध लिख डाले हैं। तीसरा प्रश्न है, जुआरी खुआरी नामक नाटक के लेखक हैं। जुआरी खुआरी नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाबू तोताराम। तो जुआरी खुआरी प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है, बी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये आज इस तरह से इसलिए क्योंकि प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, कथन वाले हैं, और अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही चलेगा, जैसे ही आगे छोटे प्रश्न आएंगे इसको बड़ा कर दिया जाएगा, परेशान न होइए। 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास की है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। मेरी जीवन यात्रा की बात आए तो एक ही नाम ज़्यादा सामने आता है, जो कि बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर 4, 3, 1, 2 बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? गोसंकट, कली प्रभाव, तो भला बताइए आप क्या है? भूत के पांव पीछे। प्रताप नारायण मिश्र की रचना कौन कौन सी हैं? गोसंकट, कली प्रभाव, तो भला बताइए आप क्या है? और एक है भूत के पांव पीछे। भूत के पांव पीछे प्रताप नारायण मिश्र की नहीं, हरिशंकर परसाई जी की रचना है। चाहे तो आप इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है, रोचक नाम है। 5वां प्रश्न है, सती चंद्रावली के लेखक हैं। सती चंद्रावली के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। खूब पूछा जाता है और नाटक वाले में ये आया भी होगा। नाटक के मैंने 300 प्रश्न कराए हैं, जो साथी नए हैं बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित करना है। 9वां प्रश्न है, आइए सुमेलित करते हैं। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, सुबह के रंग अमृत राय, पैरों में पंख बांधकर रामरक्ष बेनीपुरी। इनकी एक रचना और है, उड़ते चलो, वो भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो 5, 3, 2, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो आइए देखते हैं। पद्म पराग नाम से ही स्पष्ट है, पद्म सिंह शर्मा। बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? श्री राम शर्मा से है। आप ऐसे याद रखिए कि श्री राम की मूर्ति कैसी है, प्रतिमा कैसी है? बोलती हुई है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। 3, 4, 5, 2 बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख सहयोगी बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का
मूल आधार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है? बंगवासी, भारत मित्र, शिवशंभू का चिट्ठा, जोगीड़ों का संग्रह। तो बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्धि का एक ही कारण था, शिवशंभू का चिट्ठा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के काशी के एक अंग्रेज कलेक्टर ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पत्रिका के एक व्यंग्य से रुष्ट होकर उनकी समस्त पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी? भारतेंदु युग के काशी के एक अंग्रेज कलेक्टर ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पत्रिका के एक व्यंग्य से रुष्ट होकर उनकी समस्त पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी? तो कवि वचन सुधा से। इसके कारण सभी पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक थे। सन 1883 ईस्वी में ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ये ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न है, किस हिंदी प्रेमी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति हिंदी प्रचार के निमित्त अर्पित कर हिंदी प्रचार का झंडा उठाया था? किस हिंदी प्रेमी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति हिंदी प्रचार के निमित्त अर्पित कर हिंदी प्रचार का झंडा उठाया था? तो वो पंडित गौरी दत्त थे। इनकी एक रचना है देवरानी जेठानी की कहानी, आपने पढ़ी भी होगी। आपके नेट के सिलेबस में है, ये पढ़िएगा, मज़ेदार कहानी है। 15वां प्रश्न है, सन 1903 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित हिंदी की वह मासिक पत्रिका कौन सी थी जो नए लेखकों की एकमात्र पथ प्रदर्शिका बन गई थी? सन 1903 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित हिंदी की वह मासिक पत्रिका कौन सी थी जो नए लेखकों की एकमात्र पथ प्रदर्शिका बन गई थी? तो वह सरस्वती थी। बी ऑप्शन सही है। इंडियन प्रेस से ही छपती थी और इसका नामकरण भी इसी के मालिक ने किया था। 16वां प्रश्न है, आधुनिक युग में हिंदी गद्य के परिमार्जन प्रांजलता और शुद्धता के अभाव की ओर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? आधुनिक युग में हिंदी गद्य के परिमार्जन प्रांजलता और शुद्धता के अभाव की ओर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो सबसे बड़ा काम किसने किया है हिंदी को शुद्ध करने में? कपास की खेती करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्हें हिंदी में कपास की खेती करने वाला कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदी के सुधार में बहुत कार्य किए हैं। 17वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित करने के लिए किसने हिंदी का सबसे पहला प्रामाणिक व्याकरण लिखा? आधुनिक हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित करने के लिए किसने हिंदी का सबसे पहला प्रामाणिक व्याकरण लिखा? तो कामता प्रसाद गुरुजी ने लिखा। ए ऑप्शन सही है। आज भी जब कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो हम लोग प्रमाण के लिए किसको लेते हैं? कामता प्रसाद गुरुजी की पुस्तक को लेते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है और आयोग को मानना भी पड़ता है। 18वां प्रश्न है, स्वयं के द्वारा लिखित निज जीवन चरित्र की गद्य की कौन सी विधा है? जैसे हम अपनी खुद लिख दें तो क्या है? आत्मकथा है, अपनी कथा है,
जब जैसे हमारी कथा कोई दूसरा लिख दे तो उसको क्या कहेंगे, परकथा कहेंगे या जीवनी कहेंगे। अगली विधा हमारी जीवनी ही है। जीवनी और अन्य गद्य विधाओं पर भी 100 प्रश्न कराए जाएंगे। 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, कभी कभी 2 से 3 भी हो जाते हैं, पर 3 से 4 नहीं होते जल्दी, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, आयोग किस पर मेहरबान हो जाए। 19वां प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक हैं। पहली आत्मकथा, देखिए यहाँ पर आपको 2 से 3 तथ्य मिलेंगे कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, अर्धकथानक है। इसके लेखक कौन है, बनारसी दास जैन हैं। और इसकी भाषा, देखिए अगला प्रश्न भी भाषा से संबंधित है, तो आइए चलते हैं। अर्धकथानक की भाषा की बात आ जाए तो ब्रज भाषा है। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, नाटक। अब देखिए हम आज तो आत्मकथा ही पढ़ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाता है तो कथानक सुनकर, कथानक पढ़कर पहला दिमाग कहाँ जाता है, कहानी पर। तो कहानी नहीं है, आत्मकथा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कल एक रचना आई थी भारतेंदु जी की, नाटक रचना, जिसकी विधा क्या है, निबंध है। आलोचना की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। आलोचना पर भी हमने 100 प्रश्न पूरे किए। 22वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। ध्यान रहे, आधुनिक जब लग गया है तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है, मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी है, किसकी है, श्याम सुंदर दास जी की है। अगला प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है कि मेरी आत्म कहानी पुस्तक के लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास जी हैं। मेरा जीवन प्रवाह, 24वां प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। जब किसी तथ्य पर, किसी चीज़ पर एक से अधिक प्रश्न हो तो आप अपने कान खड़े कर लीजिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न आ सकते हैं या आए हैं या और अधिक प्रश्न बनने की संभावना है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, राहुल सांकृत्यायन, शांति प्रिय द्विवेदी, वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास। तो वियोगी हरि की रचना है मेरा जीवन प्रवाह। 25वां प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है, गुलाब राय जी की है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के रचनाकार हैं गुलाब राय, और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, मेरी असफलताएं। आप ऐसे ही लिंक करते हुए पढ़ें, ताकि अगर होता क्या है कि जब हम चीज़ों को लिंक करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बनता है और हम परीक्षा में भी उसे लिंक कर पाते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। 27वां प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड था, सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाशित कहाँ से होता था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हालांकि उस समय राजधानी कलकत्ता ही थी, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। इसकी तिथि पूछ ली जाती है। 30 मई 1826 को प्रकाशन शुरू हुआ था और लगभग 1.5 वर्ष प्रकाशित होने के बाद यह बंद हो गया था। 4 दिसंबर 1827 को इसका प्रकाशन बंद हो गया था और इसके जो संपादक थे पंडित जुगल किशोर थे, ये भी पूछा जाता है। 4 दिसंबर 1827 को इसका प्रकाशन बंद हो गया था। अभी हाल ही में किसी परीक्षा में ये पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
कि इसका उदंत मार्तंड का प्रकाशन बंद कब हो गया। 28वां प्रश्न है, किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। निबंध पर हमने 200 प्रश्न कराए हैं और वहाँ पर एडिशन वाली बात आपको अच्छे से बताई गई थी। कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यदि आपने शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा हो तो ये चीज़ जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये प्रश्न चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि पर्याप्त समय है अभी हमारी परीक्षा में, तो आप 2 पुस्तकें अवश्य पढ़ लें। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास और बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दोनों को अच्छा सा लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए और कम से कम 3 से 5 बार अवश्य पढ़ें, रिवीजन कर लें और बहुत ही लाभदायक होगा। और ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। कथनों को पहचानने में उनकी भाषा देखकर आप पहचान पाएंगे। 29वां प्रश्न है, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था। कलकत्ता से प्रकाशित होता था, अभी बताया गया। उदंत मार्तंड का संपादक कौन था। उदंत मार्तंड का संपादक कौन था, पंडित जुगल किशोर, ये ऑप्शन सही है। 31वां प्रश्न है, किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। लॉर्ड वेलेजली ने, जो हाल हमारी आज मीडिया का है, जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी जिस प्रकार से आज हाल है। खैर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी आप लोग जानते ही हैं कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। 32वां प्रश्न है, समाचार सुधावर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ। समाचार सुधावर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उस समय जो राजधानी थी कलकत्ता थी, तो ज़्यादातर कार्य वहीं से होते थे। 33वां प्रश्न है, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका, ध्यान रहे ये मासिक थी, कौन सी, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, सन 1868, 1868। 34वां प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ। जो साथी हमारे इतिहास पढ़े होंगे तो बिल्कुल जानते होंगे वुड घोषणा पत्र क्या है और ये क्यों आया था, किस वर्ष आया था, सन 1854 ईस्वी में आया था। 35वां प्रश्न है, सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि थी। सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि थी, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की थी। इन्हें हिंद का सितारा घोषित किया गया था। उसी के कंपटीशन में भारतेंदु जी को, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि, भारत का चंद्रमा की उपाधि दे दी गई थी। 36वां प्रश्न है, भारतेंदु मंडल में कौन शामिल नहीं है। भारतेंदु मंडल में कौन शामिल नहीं है, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और प्रेमचंद। तो प्रेमचंद भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है, डी ऑप्शन सही है। 37वां प्रश्न है, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता हैं। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का नाटक है, ए ऑप्शन सही है। 38वां प्रश्न है, इसमें ABCD नहीं लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। आइए चलते हैं। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का अनुक्रम क्या है।
क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, यही इसका कालक्रम है। और इसी सीरियल से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित हुए। तो आपको ध्यान रखना है, पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। 39वां प्रश्न है, इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। गुलाब राय, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं अभी आपको बताया गया। बच्चन, नीड़ का निर्माण फिर, वियोगी हरि, वियोगी हरि की कौन सी है, मेरा जीवन प्रवाह। यशपाल की सिंहावलोकन कितने भागों में है, 3 भागों में है। ध्यान रहे 3 भागों में है, कभी कभी इसके सिर्फ भाग ही पूछ लिए जाते हैं। 5वां कौन सा बचा, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, किसकी रचना है, राहुल शंकरत्यायन की है। ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते ही होंगे। 2, 3, 4, 1 यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दिए गए हैं, आइए मिलान करते हैं। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर, मील का पत्थर राम कुमार वर्मा। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर राम कुमार वर्मा। 3, 1, 5 और 2, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इकतालीसवां प्रश्न है, मित्र संवाद पत्र साहित्य, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। रचना का नाम क्या है, मित्र संवाद। विधा क्या है, पत्र साहित्य। किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है, तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के मध्य जो पत्र व्यवहार हुआ था, उन्हीं का संग्रह मित्र संवाद के नाम से किया गया है। ये ऑप्शन सही है। 42वां प्रश्न है, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में राहुल शंकरत्यायन की रचना है। कलकत्ता से पेकिंग भगवत शरण उपाध्याय 1955। आप चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिए, जरूरी है। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा 1964। और यात्रा चक्र कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, 1975। धर्मवीर भारती की रचना है यात्रा चक्र। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकरत्यायन। कलकत्ता से पेकिंग भगवत शरण उपाध्याय। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। यात्रा चक्र धर्मवीर भारती। सन 7 में लिख दिए गए हैं और यही कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी आत्मकथा है। इनमें से कौन सी आत्मकथा है। मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म, आत्मदाह। तो आत्मकथा कौन है, मेरे साथ जन्म है, हंसराज रहबर की है। हंसराज रहबर। मैं आईना हूँ कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की। पहला पड़ाव क्या है, मैं आईना हूँ क्या है,
कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। पहला पड़ाव उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। आत्मदाह कहानी है किसकी? चतुरसेन शास्त्री जी की। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। जूठन, तिरस्कृत, हाथ से मुर्दहिया, ये इसका कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है। और मुर्दहिया कब आई थी? 2010 में आई थी। हाथ से मुर्दहिया किसकी है? तुलसी राम की है। हाथ से रमणिका गुप्ता की है, 2005 में आई थी। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की है, 2002 में आई थी। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, 1997 में आई थी। तो आप बिल्कुल इनके रचनाकार जरूर लिख लीजिएगा। हाथ से रमणिका गुप्ता की है, खूब पूछी जा रही है, फेवरेट प्रश्न है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 45वां प्रश्न है, संस्मरणात्मक कृतियां दी गई हैं और उनके लेखकों के साथ उन्हें मिलाना है। आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की है। नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी। आंगन के वंदनवार, आंगन के वंदनवार, विवेकी राय। वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव। आछे दिन पाछे गए, काशीनाथ सिंह। नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी। आंगन के वंदनवार, विवेकी राय। वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव। 2, 4, 5, 1। सी ऑप्शन सही है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। लेखक और यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं, आइए मिलान करते हैं। राहुल संकृत्यन, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संकृत्यन। राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर। उड़ते चलो, उड़ते चलो। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, ये आज ही एक बार और आ चुका है, उससे आप इसकी महत्ता का अनुभव कर सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया होगा ये प्रश्न। 3, 4, 1, 2, डी ऑप्शन सही है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। आइए सुमेलित करते हैं। आत्मकथा और लेखक दिए गए हैं। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है और ये खूब पूछी जाती है। अन्या से अनन्या। बसेरे से दूर, हरिवंश राय बच्चन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी। 5, 4, 1, 2। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताना है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है, 1941 में आया था। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, 1946। अमिट रेखाएं 1951 में सत्यवती मलिक, 1951 सत्यवती मलिक। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में विष्णु प्रभाकर।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके रचनाकार जरूर लिख लीजिएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, माटी की मूर्तें, राम रक्ष बेनीपुरी, अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक, कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर। 49वां प्रश्न है, रचना और रचनाकार दिए गए हैं, आइए मिलान करते हैं। अज्ञेय, यहाँ पर जो अज्ञेय जी की रचना दी गई है वो संवत्सर दी गई है। किशन पटनायक, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। और केदारनाथ सिंह की जो रचना दी गई है, कब्रिस्तान में पंचायत, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, पूछा जा सकता है, कब्रिस्तान में पंचायत। वहीं स्त्रीत्व का मानचित्र अनामिका की रचना है। स्त्रीत्व का मानचित्र अनामिका की रचना है। अज्ञेय संवत्सर, किशन पटनायक विकल्पहीन नहीं है दुनिया, केदारनाथ सिंह कब्रिस्तान में पंचायत और स्त्रीत्व का मानचित्र अनामिका। ये यहाँ पर दो विकल्प थे तो इसकी वजह से वहीं पर सारे नाम लिख दिए गए हैं। 4, 1, 5, 2 इसका सही विकल्प है। 50वां प्रश्न है, रचना के साथ उसकी विधा को सुमेलित कीजिए। रचना के साथ उसकी विधा को सुमेलित करना है। रचना और विधा दी गई हैं, आइए देखते हैं। शब्द और मनुष्य, शब्द और मनुष्य आलोचना है और परमानंद श्रीवास्तव जी की रचना है। काशी का 80 काशीनाथ सिंह की रचना है और विधा जब पूछी जाए तो उपन्यास है। इला क्या है, प्रभाकर श्रोत्री का नाटक है, प्रभाकर श्रोत्रिय का नाटक है। पैरों में पंख बांधकर क्या है, यात्रा वर्णन है, रामरक्ष बेनीपुरी जी का। तो यहाँ पर 4, 3, 1, 2 बी ऑप्शन सही है। 50 प्रश्न पूरे हुए। साथियों, आप अपना बहुमूल्य समय देकर एक कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का बिल्कुल इंतज़ार रहता है। बहुत से साथी हमारे पढ़ के चले जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें आपके कमेंट से प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे अपने में क्या सुधार करना है। 51वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है। ध्यान रहे, नहीं को बिल्कुल देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है। फूलों का गुच्छा, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, रस कलश। रस कलश हरिऔध जी का काव्य है और ये भारतेंदु की रचना नहीं है। 52वां प्रश्न है, भारतेंदु कृत निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाट्य कृति के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक के अंतर्गत आती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, ये नेट के सिलेबस में भी है। जो साथी नेट दे रहे होंगे बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, बढ़िया नाटक है। भारत की दुर्दशा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो थी उसको बखूबी बखान किया गया है भारतेंदु जी के द्वारा। 53वां प्रश्न है, जिस प्रकार भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्री हिंदी कहा जाता है, जिस प्रकार भारतेंदु की हिंदी को क्या कहा जाता है, हरिश्चंद्री हिंदी। कहीं पूछ लिया जाए तो अब बता सकते हैं, भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्री हिंदी कहा जाता है। उसी प्रकार किसी अन्य लेखक का नाम पर हिंदी का ऐसा ही नामकरण हुआ है, तो वो लेखक कौन है। अयोध्या प्रसाद खत्री, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट।
इन चारों में से केवल एक ही नाम है जिनके नाम पर ऐसा हुआ है, प्रेमचंद। 54वां प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में नई हिंदी के आरंभ के विषय में उक्त कथन किसका है? 1873 में एक रचना आई थी कालचक्र, जिसमें ये बात कही गई थी कि हिंदी नई चाल में ढली, और ये रचना किसकी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और कभी पूछ लिया जाए कि हिंदी नई चाल में नहीं ढली तो कौन होंगे? रामविलास शर्मा। 55वां प्रश्न है, जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। आचार्य शुक्ल का उपर्युक्त कथन किस पत्रिका की ओर संकेत कर रहा है? किस पत्रिका की ओर संकेत कर रहा है? हरिश्चंद्र चंद्रिका की ओर संकेत कर रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन क्या है? जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा। क्या समझा? विभूति समझा। जिसको जनता ने उत्कंठापूर्ण दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। आचार्य शुक्ल का उपर्युक्त कथन किस पत्रिका की ओर संकेत कर रहा है? तो वह हरिश्चंद्र चंद्रिका है। 56वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक लेख पांचवें पैगंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक लेख पांचवें पैगंबर, जो बहुत दिनों तक अत्यंत लोकप्रिय बना रहा था, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक लेख पांचवें पैगंबर, जो बहुत दिनों तक अत्यंत लोकप्रिय बना रहा था, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो वह हरिश्चंद्र मैगजीन में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस विधा पर अपनी लेखनी नहीं चलाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस विधा पर अपनी लेखनी नहीं चलाई है? तो किसी भी लेखक का इसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये सोचना है, जब आप आशुतोष हिंदी साहित्य चैनल पर प्रश्नों को पढ़ रहे थे तो कौन सा लेखक नहीं आया था किस रचना पर? तो भारतेंदु जी की हमें खूब कविताएं मिलती हैं, नाटक मिलते हैं, निबंध मिलते हैं, परंतु उपन्यास उनका नहीं मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उन्होंने उपन्यास पर अपनी लेखनी नहीं चलाई है। 58वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किस वर्ष हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन सही है। 59वां प्रश्न है, खड़ी बोली और ब्रजभाषा के संघर्ष के दौरान किसने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख तक कह दिया था? खड़ी बोली और ब्रजभाषा के संघर्ष के दौरान किसने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख तक कह डाला था? तो वह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे। ये ऑप्शन सही है। 60वां प्रश्न है, बूढ़े मुँहा से लोग देखें तमाशे। बूढ़े मुँहा से लोग देखें तमाशे नामक प्रहसन के लेखक हैं। बूढ़े मुँहा से लोग देखें तमाशे इंटरेस्टिंग नाम है, पूछा जा सकता है। राधाचरण गोस्वामी, अब तक कई बार पूछा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेन ने कहा है। इनका जो विभाजन है
हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर तो उसको पढ़ेंगे तो भारतेंदु युग का जो नामकरण किया है पुनर्जागरण काल किया है। 62वां प्रश्न है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप कहाँ से निकलता था? हिंदी प्रदीप कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से निकलता था। और संपादक की बात आए तो बालकृष्ण भट्ट जी इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन था? ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन था? प्रताप नारायण मिश्र जी थे। 65वां प्रश्न है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस पत्रिका के संपादक थे? आनंद कादम्बनी के। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बिल्कुल वन लाइनर टाइप वाले। जैसा कि आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 में कराया गया है और रामबाण में आप हमसे पूरी तरह से इसको पढ़ चुके हैं। ये सारी विधाएं उसमें एक बार कवर कराई जा चुकी हैं। जितने PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में, जो साथी नए हैं पढ़ सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है। 66वां प्रश्न है, कालचक्र पुस्तक के लेखक हैं। कालचक्र पुस्तक के लेखक हैं, ये वही है जिसमें लिखा गया था हिंदी नई चाल में ढली। तो लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 67वां प्रश्न है, खड़ी बोली को साधु भाषा, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। 68वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बनारस अखबार था। 69वां प्रश्न है, भारतेंदु पत्र का संपादक कौन था? भारतेंदु पत्र का संपादक कौन था? राधाचरण गोस्वामी थे। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है, बूढ़े मुँह मुहा से लोग देखे तमाशे। पूरा नाम है बूढ़े मुँह मुहा से। किसका प्रहसन है? राधाचरण गोस्वामी जी का है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 71वां प्रश्न है, बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा कौन सी है? अपनी खबर। 72वां प्रश्न है, सत्य के प्रयोग। ये पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इंग्लिश में भी कई बार आता है द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। आत्मकथा किसकी है? तो ये महात्मा गांधी जी की है। डी ऑप्शन सही है। ये कई बार इसमें जो है आलोचना होती है गांधी जी की, लेकिन इसकी भूमिका को आप पढ़ेंगे तो आलोचना नहीं करेंगे आप, क्योंकि हर व्यक्ति अपना सत्य उजागर नहीं करता है। ये भी एक क्षमता की बात है, या ये कहें कि साहस की बात है कि उन्होंने अपना सत्य उजागर किया। हर व्यक्ति अपने आप में 2-4 राज ऐसे रखता है जिन्हें वह कहीं भी जाहिर नहीं करना चाहता है। कुछ वैसे ही राज गांधी जी ने इसमें उजागर किए हैं। 73वां प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, जिसका नाम है आत्मकथा। जिन लोगों ने आत्मकथा नाम से ही आत्मकथा लिखी है उनमें से एक राजेंद्र प्रसाद भी हैं। बच्चन की आत्मकथा नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवास की डायरी नहीं है। एक इनकी बसेरे से दूर है, एक 10 द्वार से सोपान तक है। तो ये प्रवास की डायरी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी भी है। अगला प्रश्न है 75वां,
क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बच्चन जी की है और पहला ही भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? देखिए ये सब सन 2000 से 2010 तक पूछे गए ऐसे प्रश्न। अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं। अब प्रश्नों का ट्रेंड ये है कि उन भागों को आप सीरियल से लगाएं और अगला ट्रेंड ये होगा कि इनके वर्ष प्रकाशन वर्ष बताएं। तो कुछ इस तरह से आप पढ़ाई करें, साथ में आप इनको लिखें और इनका प्रकाशन वर्ष लिखें। तो 4 भागों में है। 77वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित हुआ? 1969 में हुआ। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल जी की है और जब इसके भाग पूछ लिए जाए तो 3 खंडों में प्रकाशित हुए, 3 भागों में प्रकाशित हुई। 79 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में विभक्त है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मकथा और लेखिका दी हुई है। एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी जी की है। अन्य से अनन्या अभी ही आया था। प्रभा खेतान, हाथ से रमणिका गुप्ता, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। 4 1 2 3 ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। हाथ से रमणिका गुप्ता, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम नया नाम है, चाहे तो लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है और हाल फिलहाल कहीं शायद DSSB में ये पूछा भी गया था। अभी जो लास्ट में PGT का पेपर हुआ है। यह कहानी एक कहानी या भी मन्नू भंडारी, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान। आगे चलते हैं 81 में, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस क्या है? नाटक है, मोहन राकेश का। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। आधा गांव टोपी शुक्ला, कटरा बी आरजू। ये सारे उपन्यास आपको जब उपन्यास के 300 प्रश्न कराए गए हैं उसमें सब सीरियल से बताए गए हैं और इनको याद करने की ट्रिक भी आपको उसी में बताई गई थी। किसी साथी को याद हो तो बताइएगा कमेंट में। तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। मुर्दहिया अभी पढ़ा हमने, आत्मकथा है तुलसी राम जी की। तो 1 5 2 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। 82 नंबर प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? व्योमकेश दरवेश जीवनी विधा की रचना है, क्योंकि इसको विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। और जीवनी किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। जब कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे की आत्मकथा लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं, जीवन के बारे में लिखता है। और जब कोई स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। बस इतना ही माइनर अंतर है। 83 नंबर प्रश्न है, और परिभाषा भी कई बार पूछी जाती है तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। 83 है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा क्या है? घर की बात। घर की बात। 84 है, 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत जी की आत्मकथा है।
डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है, किस नाम से? अर्धकथा के नाम से है। एट्टी सिक्स है, मेरे सात जन्म चार खंडों में किसने आत्मकथा लिखा है? मेरे सात जन्म चार खंडों में किसने आत्मकथा लिखा है? हंसराज रहबर ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरी अपनी कथा के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मेरी अपनी कथा के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सहचर है समय। सहचर है 88 नंबर प्रश्न। सहचर है समय नाम से 4 भागों में किसकी आत्मकथा है? रामदरस मिश्र की। खूब पूछी गई है। बहुत से साथी जो यूथ वाली सॉल्व किए होंगे तो उनको याद भी होगी। 89 है, मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं? मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं? तस्लीमा नसरीन के हैं। 7 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। वर्तमान समय में ये दिल्ली में रहती हैं। बाकी ये निवासी पूछ ली जाए तो बांग्लादेश की हैं। 90 नंबर प्रश्न है, यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो राजेंद्र यादव जी की है। डी ऑप्शन सही है। 91 है, आबिद अली की आत्मकथा है। आबिद अली की आत्मकथा है मजदूर से मिनिस्टर। कई बार हम इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं झोपड़ी से राजभवन वाले से। तो मजदूर से मिनिस्टर आबिद अली की है। मजदूर से मिनिस्टर। और झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद हैं। इन दोनों को एक जगह पर देने का कारण यही है कि इनमें कन्फ्यूजन न हो। 93 है, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो अभी शुरू में ही हमने पढ़ा था। मित्र संवाद क्या है? पत्रों का संकलन है। पत्र साहित्य के अंतर्गत आता है। बाकी हम हसमत कृष्णा सोबती का संस्मरण है। पद के साथ ही महादेवी वर्मा, लौटाओ धार, दूधनाथ सिंह। नाइन्टी 94 है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा के संबंधित रचना है? राहुल शंकराचार्य का यात्रा वृत्तांत है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास हैं। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा के भाग हैं? प्रतिभा अग्रवाल के हैं। ये ऑप्शन सही है। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। कई बार आ चुका है और यहाँ पर अकेले भी आया है प्रश्न, इसलिए दिया गया है। तो सिर्फ मैचिंग में ही नहीं, सिंगल से भी पूछा जा सकता है, अकेले प्रश्न पूछा जा सकता है हाथ से। अन्या से अनन्या, इनकी एक रचना है आप हुदरी। उसकी विधा आप लोग कमेंट करिएगा कि आप हुदरी की विधा क्या है। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की है। 99 है, गालिब छोटी शराब। गालिब छोटी शराब, तो ये रविंद्र कालिया जी की है। इन्होंने बहुत शराबी थे और उसके बाद इन्होंने छोड़ दी होगी, उसी से संबंधित इन्होंने इसमें लिखा है गालिब छोटी शराब। और खूब पूछा जाता है ये प्रश्न।
आज के अतीत के लेखक हैं। आज के अतीत के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 100 प्रश्न साथियों पूरे हुए। कैसी रही प्रश्नावली? ज़रूर अपने विचार प्रकट करिएगा, क्योंकि इसी से हमें हौसला मिलता है और यही हमारी अमूल्य निधि है। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे अपने कार्य को बढ़ाने का, और उसी के माध्यम से हम आगे अपनी प्रश्नावली को बढ़ाते हैं। आप ही लोग हमें बताते हैं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आवाज़ कैसी है, प्रश्नों का संग्रह कैसा है। तो एक कमेंट आप अपना ज़रूर दीजिएगा। कोई नई विधा जो आपको ना मिल रही हो आप हमें बताइएगा, हम उससे संबंधित प्रश्न और संभव हुआ तो उससे संबंधित कंटेंट लेकर आपको ज़रूर देंगे अगर आपको नहीं मिल रहा है। और आप लोगों से निवेदन है कि रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह के इतिहास को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और प्रश्न ना भी पूछे जाए तो हमारी एक गहरी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है इनको पढ़ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर प्रश्नों पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो बिल्कुल आप अन्य साथियों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।